हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्ज़ाम 2023 को लेकर प्रैक्टिस सेट के सीरीज़ में आज का ये हमारा हिंदी का 15वां प्रैक्टिस सेट है। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं उसके आधार पर ये हमारा 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है। ये प्रैक्टिस सेट ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, अगर आपको लगता हो कि प्रश्न बहुत सरल हैं या फिर बहुत कठिन है, तो दोस्तों पेपर जो भी होता है उसमें हर स्तर के सवाल होते हैं, कुछ कठिन तो कुछ सरल, कुछ मॉडरेट होते हैं। तो सभी को ध्यान में रखते हुए उसी हिसाब से प्रैक्टिस सेट बनाया जाता है। सामान्य ज्ञान का आपको मैराथन मिलने वाला है। मैराथन होगा 4 से 5 घंटे के बीच में होगा। उसमें बात करें 500 प्रश्नों का मैराथन होगा। एक बार में आपको 500 प्रश्नों का रिवीजन करने का मौका मिलेगा। अगर आप 500 प्रश्नों का रिवीजन करते हैं तो मान के चलिए आप अगर उसके चारों ऑप्शन को देख लें तो आप कम से कम 2000 प्रश्न का रिवीजन करने वाले हैं 5 घंटे में। तो करंट अफेयर की भी क्लास आपको लगातार मिल रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और आइए देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस पत्र का प्रयोग परिवार की कुशल क्षेम पूछने, निमंत्रण देने, सलाह अथवा खेद प्रकट करने के साथ साथ मन की बातें व्यक्त करने हेतु किया जाता है। तो ऐसा पत्र जो अपने परिवार को लिखा जाता है, परिवार के सदस्यों को लिखा जाता है, तो ऐसे पत्र होते हैं व्यक्तिगत पत्र, जिन्हें आप व्यक्तिगत पत्र कह सकते हैं या फिर आप अनौपचारिक पत्र कह सकते हैं। दूसरा प्रश्न, अनौपचारिक पत्र का प्रकार है। इसमें से कौन सा पत्र का प्रकार अनौपचारिक है? अनौपचारिक पत्र ऐसा पत्र जो आप बिना किसी औपचारिकता के लिखते हैं अपने परिवार के सदस्यों को, अपने दोस्तों को या फिर किसी अन्य व्यक्ति को जिससे आप अनौपचारिक रूप से जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे पत्र होते हैं बधाई पत्र, सांत्वना पत्र, निमंत्रण पत्र। किसी चीज़ की बधाई देनी हो तो बधाई पत्र, किसी दुख प्रकट करना हो, कोई घटना हुई हो तो वहाँ पे सांत्वना पत्र, निमंत्रण के लिए होता है निमंत्रण पत्र। तो यानी विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, मुख्य बिजली के बल्बों के आर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे? ऐसे व्यक्ति को पत्र लिखेंगे जो उसका जो होता है उसे मेंटेन करने वाला होता है। तो वह व्यक्ति होता है संभरक। अगला प्रश्न, श का उच्चारण स्थान क्या है? अगर आप संस्कृत में पढ़े होंगे तो ये होता है ईचू यशानाम तालु। ई से होता है छोटी ई और बड़ी ई। च से होता है च वर्ग, जिसमें च छ ज झ ई आते हैं। इनका उच्चारण तालु से होता है। वहीं पे अगर बात करें मूर्धा से तो ये होता है ऋतु रता नाम मूर्धा, यानी री इसके साथ साथ जो ट वर्ग होता है इसका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताइएगा आप लोग। जब भी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध प्रश्न पूछा जाए तो जो शब्द होता है उसका आप शुद्ध उच्चारण करें या फिर किसी वाक्य में प्रयोग करके देखें। जैसे अगर आप कुमुदनी शब्द है इसका प्रयोग करें किसी वाक्य में, तो जैसे एक वाक्य है, भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा। तो यहाँ पर है कुमुदिनी, यानी क पे और म पे छोटा ऊ, द पे छोटी की मात्रा होगी। तो विकल्प भी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? आप लोग इसके उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर विकल्प ए यानी उत्तीर्ण शब्द जो है ये सही होगा। अगला प्रश्न, स्वर संधि किसका मेल होता है? स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वरों के मेल से उत्पन्न जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहा जाता है। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे आपके कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे मात्रा का दिया हुआ है कि आप सोचेंगे कि स्वरों की जो मात्राएं होती है उनके मिलने से स्वर संधि होती है, जबकि ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऋग्वेद का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाता है ऋग प्लस वेद। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई प्रथम वर्ण हो तीसरे में बदल रहा है, जैसे क है तो ग में बदल रहा है, च होता तो ये ज में बदलता, तो यहाँ पर हमेशा जो प्रथम वर्ण होगा जैसे क है या फिर च होता, ये हलंत के रूप में प्रयोग होता है, जिसे कहते हैं आप आधा अक्षर। ये बाद में आधा अक्षर का रूप लेकर प्रथम का तीसरे में बदल जाता है। अगला प्रश्न, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला का जब आप समास विग्रह करेंगे तो आप देखते हैं ये होता है गायों के लिए शाला, जिसे आप गौशाला कहते हैं।
अगर अन्य उदाहरण की बात करें, जैसे भोजनालय, भोजन के लिए आलय, अर्थात जो भोजन के लिए आलय होता है, तो ऐसे शब्द हमेशा तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास में भी पूछे अगर कौन सा समास, तो वो हो जाता है संप्रदान तत्पुरुष। आप जो संप्रदान तत्पुरुष होता है, इसकी विभक्ति होती है को या फिर के लिए। के लिए का तात्पर्य होता है जब भी कोई कार्य किसी अन्य के लिए किया जाता है, वहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष होता है। यहाँ पर गायों के लिए शाला है, यहाँ इसलिए यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष होगा। अगला प्रश्न, पंचामृत में कौन सा समास है? पंचामृत, जब आप पंचामृत का समास विग्रह करेंगे तो आप देखेंगे तो ये पंच जो प्रथम वर्ड है, प्रथम शब्द है, ये 5 से जुड़ा हुआ है, अर्थात ये संख्यावाची है। तो ऐसे समास जिसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है, वहाँ पर होता है द्विगु समास। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, तो यहाँ पर जो डैश होता है इसमें और विभक्ति छुपी होती है, तो इसका हो जाता है माता और पिता। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। बात करें कर्मधारय समास की, इसमें प्रथम पद जो होता है विशेषण होता है, द्वितीय पद जो होता है वो विशेष्य होता है। अगला प्रश्न, सुशिक्षित में उपसर्ग क्या है? सुशिक्षित शब्द में शिक्ष धातु है, शिक्ष धातु। जब शिक्ष धातु के पीछे इत प्रत्यय जुड़ता है तो वो बन जाता है शिक्षित। इत प्रत्यय जुड़ने से बन गया शिक्षित। अब जब आप शिक्षित में सु उपसर्ग जोड़ते हैं तो वहाँ पर बन जाता है सुशिक्षित। तो सु उपसर्ग यहाँ पर इसका विकल्प भी सही उत्तर होगा। शिक्षित शब्द में सु उपसर्ग और इत प्रत्यय का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, ब उपसर्ग किसमें है? यानी इस सभी में से किस शब्द में ब उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आप लोग इसका उत्तर कमेंट करके बताइए। आइए जैसे एक एक शब्द को देखते हैं। बदबू, बदबू में बू शब्द के आगे बद उपसर्ग लगा हुआ है। बदनाम में नाम शब्द के आगे बद उपसर्ग लगा हुआ है। बदहजमी में हजमी शब्द के आगे बद यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है। लेकिन आप बदौलत में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, दौलत शब्द के आगे बद उपसर्ग यहाँ पे लगा हुआ है। अगला प्रश्न, साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है? साहित्यिक, साहित्य शब्द के पीछे प्रत्यय लगा हुआ है इक। साहित्य प्लस इक से मिलकर बनता है साहित्यिक, अर्थात विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हूबहू हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं। अगर तद्भव की बात करें तो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से थोड़ा पथभ्रष्ट होकर उसमें परिवर्तन होकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वे तद्भव कहलाते हैं। इसमें पूछा है कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है, यानी तद्भव के बारे में पूछा है। कटि एक तत्सम है, कृषकाय यह भी तत्सम है, कर्क भी तत्सम है, लेकिन विकल्प ए किशन तद्भव है। इसका जो तत्सम होता है ये होता है कृष्ण। कृष्ण को किशन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? यहाँ पे तद्भव पूछा है, कौन सा शब्द तद्भव है? जैसे आप दधी को देखें तो दधी एक तत्सम है, इसका जो तद्भव होता है ये होता है दही। इसके साथ अगर बात करें चक्षु, चक्षु एक तत्सम है, इसका जो ये आँख का पर्यायवाची है तो आप कह सकते हैं आँख। अगर बात करें उष्ट की तो उष्ट तत्सम है, इसका तद्भव ऊँट होता है। यहाँ पे जो श्रृंगार शब्द है यह तद्भव है। अगर इसके तत्सम की बात की जाए तो इसका कुछ ऐसे होता है। इसको शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है, तो शब्द शुद्धि में कई बार लोग ऐसे ये वाला श्रेय का उपयोग कर देते हैं, जबकि ये नहीं होता है। श्रृंगार में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? इसमें फिर तत्सम पूछा हुआ है कि कौन सा तत्सम है। इसका आप लोग उत्तर दीजिए कमेंट करके। जैसे विकल्प ए क्षेत्र, जब भी कोई ऐसा शब्द जिसका उच्चारण कठिन हो तो वहाँ पर मान के चलिए आप कि तत्सम होता है। तत्सम जो शब्द होता है वो कठिन होता है, इसीलिए उसको सरल भाषा में प्रयोग करते हैं, तभी वो तद्भव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो क्षेत्र शब्द जो है तत्सम है, इसका जो तद्भव होता है खेत। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, संस्कृत के वे शब्द जो संस्कृत भाषा की विकास यात्रा से विकृत होकर हिंदी भाषा में पहुँचे हैं
उन्हें क्या कहते हैं। अभी हमने आपको बताया कि संस्कृत के शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है, और वे शब्द जो विकृत होकर हिंदी में पहुँचे हैं उन्हें तद्भव कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है, यानी इसमें से कौन सा शब्द है जो एक समूह को प्रदर्शित नहीं करता है। आप लोग इसके उत्तर बताइए। जैसे मंडल शब्द है, यह एक मंडल को प्रदर्शित कर रहा है, ये समूह है। कक्षा में विद्यार्थियों का समूह होता है, ये भी कक्षा होती है, यानी ये भी जो है समूह है। सभा लोगों द्वारा बनती है, ये भी जो है समूह है। लेकिन खेल जो है ये समूहवाचक शब्द नहीं है, या फिर समूहवाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न, हरियाली शब्द में कौन सी संज्ञा है। आप लोग इसके उत्तर बताइए। हरियाली शब्द जैसे कहते हैं कि आपके मन में हरियाली, या फिर आप लोग कई बार देखते होंगे हरियाली शब्द का प्रयोग किया जाता है भाव को प्रकट करने के लिए। तो यहाँ पर जो विकल्प होगा सही होगा वो होगा विकल्प सी, भाववाचक संज्ञा। हरियाली शब्द एक भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, वह बहुत अच्छा लड़का है। रेखांकित शब्द यानी जो वह है ये किस प्रकार का सर्वनाम है। जब भी जैसे हम लोग दो लोग बात कर रहे हैं, हम लोग किसी तीसरे को इंगित कर रहे हैं, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को, कई लोगों के बीच में कोई व्यक्ति हम बात करते हैं कि वह, यानी जो एक निश्चित व्यक्ति की बात करते हैं कि वह व्यक्ति, उस व्यक्ति के बारे में जो हम इंडिकेट पर्सनली कर रहे हैं, यहाँ पर हो जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो विकल्प ए निश्चयवाचक सर्वनाम इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समुदायवाचक विशेषण है। समुदायवाचक विशेषण यानी ऐसा विशेषण जो किसी समुदाय को के बारे में बताता हो। जैसे अगर आप एक एक विकल्प को देखें, चौगुना ये परिमाण को बताता है कि चौगुना। चौथा जो होता है ये क्रम को बताता है। चार जो है ये संख्या बताता है। लेकिन जो चारों जो है ये एक समुदाय को बता रहा है कि चार लोगों का मान लीजिए एक समुदाय है चारों, तो चारों शब्द इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, क्रिया चुनिए। एक वाक्य है, इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा शब्द जो क्रिया के रूप में प्रयोग किया गया है। वाक्य है, मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। तो मेरी बहन सविता हिंदी, ये तीनों जो हैं अब देखिए यहाँ पे कर्म की तरह प्रयोग किए गए हैं। जो सीखना शब्द होता है, सीखना एक तरीके का ये क्रिया के रूप में प्रयोग होता है। तो सीखना शब्द, सीखना एक क्रिया होती है, इसी से बना है सीखती। तो यहाँ विकल्प सी जो है सीखती है यह क्रिया है। अगला प्रश्न, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। अगर यहाँ पे अव्यय शब्द की बात की जाए तो यहाँ पर जो है क्योंकि शब्द एक अव्यय की तरह प्रयोग किया गया है। यह किस तरीके का अव्यय है, क्या यह परिमाण बता रहा है, संबंध बता रहा है, संकेत बता रहा है, या फिर कारण बता रहा है। जैसे वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, या फिर कह सकते हैं क्योंकि वह अंधा है इसलिए वह लाचार है। यानी एक तरीके से आप देखें कि उसके लाचार होने का कारण बता रहा है कि वह अंधा है। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय कितने प्रकार या फिर कितने विभक्तों में बांटा जा सकता है। अर्थ के आधार पर जो अव्यय होते हैं संबंधवाचक अव्यय, इन्हें 13 भागों में बांटा जा सकता है। इसके कुछ उदाहरण आपको बताते हैं। उदाहरण से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि ये संबंधवाचक अव्यय होते क्या हैं। जैसे वे शब्द जो संज्ञा या फिर सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक अव्यय कहा जाता है। अगर इनके पूछे कि प्रकार, तो ये 13 प्रकार के होते हैं। अगर इसके कुछ उदाहरण हम आपको दें, जैसे के से पहले, के भीतर, के बिना, की तरफ, के बगैर इत्यादि जो शब्द हैं ये संबंध को बताते हैं, इसलिए इन्हें संबंधवाचक अव्यय कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। इसमें से कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। आइए देखते हैं। रतिनाथ ये कामदेव का पर्यायवाची है। कामग ये भी कामदेव का पर्यायवाची है। अनंग ये भी कामदेव का पर्यायवाची है। इसके साथ साथ अगर बात करें
मनोज, ये सबसे पॉपुलर है, ज़्यादा पूछा जाता है, ये भी कामदेव का पर्यायवाची है। लेकिन जो कामपाल है यह कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न, तर्कस का पर्यायवाची शब्द है। तर्कस क्या होता है? आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि हमारे तर्कस में बहुत बाण हैं। तर्कस शब्द होता है, इसका अर्थ होता है, जैसे आप देखते होंगे जो धनुर्वीर होते हैं, जो धनुष बाण का उपयोग करते हैं, वो जिसमें अपना बाण रखते हैं, अपनी पीठ पर उसको बांधे हुए रहते हैं, जिसमें बाण रखे रहते हैं, उसे ही तर्कस कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका पर्यायवाची शब्द है पूछा है, तो ये हो जाता है निशंग। निशंग जो है ये तर्कस का पर्यायवाची है। प्रत्यंचा होता है, जैसे जो धनुष होती है उस पर जो रस्सी लगी होती है, फिर तार लगा होता है जिससे बाण खींचा जाता है, वह होता है प्रत्यंचा। अगला प्रश्न, अपेक्षा का विलोम है। इसमें से कौन सा शब्द अपेक्षा का विलोम है? आप लोग कमेंट करके इसके उत्तर बताइए। अपेक्षा का होता है उपेक्षा, इसका विलोम होता है उपेक्षा। सापेक्षता का बात करें अगर, तो इसका होता है निरपेक्षता। अगला प्रश्न, परमार्थ का विलोम है। इसमें से कौन सा शब्द परमार्थ का विलोम है? परमार्थ का अर्थ होता है कि दूसरों की भलाई के लिए किया जाने वाला कार्य, उसे परमार्थ कहते हैं। तो परमार्थ का विलोम क्या होगा? स्वार्थ, जो केवल। अगला प्रश्न, उसका चेहरा क्रोध से, रिक्त स्थान यहाँ पे, रहा था। आप लोग अक्सर वाक्य सुनते होंगे कि वह गुस्से से तमतमा रहा था, या फिर वह उसका चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा तमतमा। तमतमाना होता है कि गुस्से से लाल पीला होना। अगला प्रश्न, आपका आचरण दूसरों के लिए हो सकता है। जो आपका आचरण होता है लोग उसको फॉलो करते हैं, आप एक मॉडल की तरह हो सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो बहुत पॉपुलर होता है, लोग अब उसे अपना आदर्श के रूप में मानते हैं या फिर उसका अनुसरण करते हैं, तो वह एक समाज के लिए एक उदाहरण होता है। यानी आपका जो आचरण है, आपका जो व्यवहार है, यह दूसरों के लिए उदाहरण हो सकता है। आप अपने परिवार में जैसा व्यवहार करेंगे, आपसे छोटे जो बच्चे होंगे आपका वही व्यवहार देखेंगे और एक उदाहरण के तौर पे प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न, अन्यमनस्क शब्द के लिए उचित वाक्यांश आपको चुनना है। अन्यमनस्क, मनस्क शब्द के लिए जो वाक्यांश है क्या होता है? अन्य मतलब होता है जो दूसरे व्यक्ति की बात हो कोई, तो जिसका मन किसी दूसरे ओर हो, यानी इस विकल्प भी जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, यह सही होगा। अन्य मनस्क यानी मन दूसरी तरफ हो। अगला प्रश्न, जो मृत्यु के मुख में आने को है। मृत्यु के मुख में आने को है, इसका आप लोग उत्तर बताइए। वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? मृत्यु की तरफ आने को है, या उसे कहेंगे मरणोन्मुख, यानी मरने की तरफ उन्मुख हो। जो मृत होता है जो मृत हो गया हो, जो मर गया हो। मृत्युंजय होता है जिसने अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो। मरणासन होता है जो मरण की शैया पर या फिर मृत्यु की शैया पर पड़ा हो। विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दिनों का फेर होना। जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की, तो आपको अभी कोई पूछने वाला है नहीं, आप भाई अलग लेवल पे हैं, आप परेशान हैं, लेकिन लोगों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही आप परीक्षा में सफल होते हैं, आप किसी अच्छे पद पर जाते हैं, तो आपका जो है दिन बदल जाता है। कहते हैं कि आपके दिनों का, ये दिनों की बात है, या फिर कह सकते हैं ये भाग्य का चक्कर है। जैसे ही आपका बदला, आपका दिन बदल जाता है। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, नाक रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। नाक रगड़ना या फिर कह सकते हैं गिड़गिड़ाना, तो इसका मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ये होता है दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। किसी के पैरों में पड़कर उसे दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, इसे कहते हैं नाक रगड़ना। अगला प्रश्न, तू डाल डाल मैं पात पात, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुने। तू डाल डाल मैं पात पात अर्थात चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो पटी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, उसने कहा कि मैं घर आऊँगा, यह किस तरह का वाक्य है? आप लोग इसका कमेंट करके उत्तर दीजिए। उसने कहा कि मैं घर आऊँगा, यह किस तरह का वाक्य है? तो यह है मिश्र वाक्य। ध्यान दीजिए,
कोई ऐसा वाक्य जिसमें एक मुख्य वाक्य हो और उस पर आश्रित अन्य वाक्य हो, उपवाक्य जिसे कहा जाता है, तो वहाँ पर हो जाता है मिश्र वाक्य। जैसे मैं घर आऊँगा, यह मेन वाक्य हो गया। उसने कहा, जो उपवाक्य होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है जब तक कि वह अपने मेन वाक्य मुख्य वाक्य से न जुड़ा हो। तो यहाँ पे जो की शब्द है इसे जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर जो यह वाक्य होगा यह होगा मिश्र वाक्य। सलमा घर जाती है वाक्य है। सलमा घर जाती है यह किस तरीके का वाक्य है? तो यह है सरल वाक्य। अगला का शुद्ध है, अलौकिक शब्द है। इसका जो पूछा कि शुद्ध क्या है, क्योंकि यहाँ पे अलौकिक दिया है तो आप देखते होंगे, आप उच्चारण करेंगे तो इसका जो उच्चारण शुद्ध उच्चारण होता है यह होता है अलौकिक, अर्थात विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? तो यहाँ पर आप देखें, जैसे शीला से हंसा भी नहीं जाता, शीला से चला भी नहीं जाता, शीला से हिला भी नहीं जाता। ये मजबूरी में है चीज़ें जो उससे हो नहीं पा रही हैं, अर्थात इसमें उसकी भावना या फिर उसका भाव जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाते हैं भाववाच्य। लेकिन जो विकल्प पहला है, शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, जैसे हम कहते हैं कि कोई है जो पढ़ लिख नहीं रहा है तो हम उससे कहते हैं कि इससे पढ़ा भी नहीं जाता, तो यहाँ पर हो जाता है कर्मवाच्य। अगला प्रश्न, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? आप लोग इसको ध्यान में रखिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आपादान के साथ जो से होता है वो अलगाव के संबंध में होता है। संबंध का होता है काकी के, अधिकरण का होता है में पे पर। तो यहाँ पे कर्ता के साथ यहाँ पे ने होता है, कर्म का कर्म को होता है कर्म के साथ, संप्रदान के लिए होता है करण से होता है। करण के साथ साथ और इसके साथ बोले आपादान के साथ साथ भी से विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन करण जो होता है यह किसी कार्य को होने का कारण बताता है कि किस उपकरण से कार्य का प्रयोग किया गया है या फिर किस युक्ति के साथ कार्य का प्रयोग किया गया है, कार्य को किया गया है। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, आप लोग इसके उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि इनमें से कौन सा होगा। तो जो अन्य पुरुष होते हैं, जैसे अन्य पुरुष में होता है वह है, यह एक वचन में प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक के बहुवचन रूप यहाँ पे पूछा है, वह का उनके से हो जाता है उन्हें। तो विकल्प डी उन्हें इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पे संप्रदान कारक का बहुवचन पूछा है, तो विकल्प डी उन्हें सही होगा। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द हरिणा का स्त्रीलिंग होगा? तो आइए देखते हैं हरिणा का स्त्रीलिंग क्या होगा, एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो हरिणा का जो स्त्रीलिंग होता है ये होता है हरिणी। हरिणी, र पे छोटी ई की मात्रा रहेगी और अड़ पे बड़ी की मात्रा। ये आप लोग विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा, कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, दिए शब्दों में नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? यानी इनमें से वो कौन सा शब्द है जो नित्य एक वचन में प्रयोग नहीं होता है? एक बार आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर बताइए। तो इसका जो उत्तर होगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये होगा हस्ताक्षर। हस्ताक्षर ऐसा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। इसके साथ साथ और शब्द बता दें जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्राण, हस्ताक्षर, बाल, लोग, प्रजा, इसके साथ आंसू, ये सभी जो होते हैं सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। लेकिन जो सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं, अगर इनकी बात कर लें तो जनता, पानी, क्रोध, हवा, आग, वर्षा, यानी जो द्रव्यवाचक पदार्थ होते हैं, यानी जो पदार्थों को व्यक्त करते हैं, वे सभी हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। तो विकल्प सी हस्ताक्षर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है? भूतकाल अर्थात जो बीता हुआ काल होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे अपूर्ण भूत होता है जो भूतकाल में पूर्ण नहीं हुआ हो, सामान्य भूत होता है जो पूर्ण हुआ हो, और पूर्ण भूत होता है जो पूरी तरीके से संपन्न हो गया हो भूतकाल में। लेकिन जो संभाव्य होता है ये होता है भविष्यकाल का उदाहरण।
संभाव्य भविष्य, यानी जो घटना भविष्य में घटने वाली है, जिसकी घटने की संभावना है, वह भविष्य काल का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है? निपात, निपात होता है ऐसा शब्द जिसे कह सकते हैं कि एक अव्यय की तरह प्रयोग होने वाला हो, जैसे तक, मत, क्यों, हाँ, जी, नहीं, काश। ऐसे शब्द जो होते हैं ये निपात की तरह प्रयोग किए जाते हैं। इन शब्दों का प्रयोग हमेशा वाक्य में किसी शब्द पर विशेष बल देने के लिए किया जाता है। इसमें से अगर कौन सा होगा तो होगा करीब, जैसे वह मेरे करीब था। तो करीब शब्द जो होता है वो ये बताने का प्रयास कर रहा है कि कोई व्यक्ति है जो मेरे बहुत करीब था। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द को मतलब शब्द है इसका प्रयोग संबंधी शुद्धि वाक्य में है, यानी इसमें से कौन सा वाक्य है जिसमें अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग हुआ है। आइए देखते हैं। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। हर एक जो शब्द है यह बताता है किसी एक मतलब कि पर्टिकुलरली एक व्यक्ति को, जो सभी व्यक्ति होते हैं उसमें से एक व्यक्ति को व्यक्त करने के लिए हर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो हर एक जो होता है ये एक वचन में होता है। तो एक वचन है चूँकि इसलिए यहाँ पे पहुँच गए के साथ साथ यहाँ पे गए शब्द न होकर गया होना चाहिए। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुँच गया, यहाँ पर जो अशुद्धि है विकल्प एक में ही आपको देखने को मिल जा रही है, इसलिए इसका जो उत्तर होगा ये पहला होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? आप लोग इसके कमेंट करके उत्तर बताइएगा। सबसे पहले पूछे अगर इससे जुड़ा हुआ अनुच्छेद कौन सा होता है, तो अनुच्छेद होता है 343 का पहला। अगर पूछ ले कि कब मान्यता दी गई, तो ये दी गया था 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। अगर पूछे कि हिंदी दिवस कब से मनाया जा रहा है, तो 14 सितंबर 1953 से हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी के साथ साथ अवधी और बघेली ये तीनों जो होते हैं ये पूर्वी हिंदी के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, कुछ लोगों को विश्वास है वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करना है। आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। कुछ लोगों को विश्वास है, आप लोग एक बार कमेंट करके इसको उत्तर बताइए, देखते हैं आप लोग क्या बताते हैं। तो कुछ लोग जैसे सम पीपल बिलीव, कुछ लोगों को विश्वास है, यानी विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, रिड्यूसिंग आवर कंज्यूमरिज्म इज़ वेरी मच इन आवर इंटरेस्ट। कंज्यूमरिज्म यानी उपभोक्तावाद, तो इसका जो आपको बताना है कि हिंदी अनुवाद क्या होगा। जैसे आपने कंज्यूमरिज्म शब्द पहचान लिया, ये हो गया उपभोक्तावाद। तो यहाँ पर तीन विकल्प में उपभोक्तावाद है, तो यानी एक विकल्प यहाँ पे कट जाता है। तो आप लोग इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा विकल्प बी, हमारे लिए उपभोक्तावाद को कम करना अपने ही हित में है। तो ये अर्थात विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के प्रश्न काफ़ी अच्छे लेवल के थे, आपने देखा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।